पहली बात तो आनंद का विषय ये है कि सुबह 6 बजे जब मैं यहाँ आया 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, 6 बजे ही कतारें लग गई, लाइनें लग गई। और वैसे भी केरल में हाई टर्नआउट होता है और खासतौर से वायनाड में 80% से ज्यादा वोटर पिछली बार भी आए थे। इस वक्त भी तस्वीरें देखिए, गर्मी कितनी ज्यादा है। ऊपर टेंट लगा करके किसी तरह से रोका गया उसको, ताकि धूप सीधे मतदाताओं के चेहरे पर न पड़े, उनको पसीना ना आए। फिर भी देखिए यहाँ पर कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हर तरह के लोग हैं, महिलाएं भी हैं और फर्स्ट टाइम वोटर हैं, युवक हैं, बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं और अपने जो पारंपरिक परिधान उनका है, जिससे आप तो बखूबी वाकिफ हैं, शर्ट और लुंगी के साथ। तो ये जो लोग हैं, ये लोग लगातार लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी कर रहे हैं और महिलाएं खास तौर से कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों से, उनका भी उतना ही योगदान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है आनंद की के सुरेंद्रन जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ मैदान में उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और एनी राजा, डी राजा की पत्नी है, पुरानी नेता है और काफी कद्दावर नेता, उनको भी यहाँ पर लाया गया। तो मुकाबला त्रिकोणीय करने की कोशिश यहां पर की गई है। हालांकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि पिछली बार की जो मार्जिन थी 4,31,000 वोटों से राहुल गांधी जीते थे, 7 विधानसभा सीटों के जो आकलन किए हैं कांग्रेस ने, उनका यह कहना है कि बहुत ही आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। लेकिन के सुरेंद्रन ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया यहां पर और एनी राजा भी काफी अच्छा चुनाव लड़ रही है। करीब 50% वहां पर हिंदू वोटर है और बाकी 50% मुस्लिम वोटर और क्रिश्चियन वोटर्स के बीच में ये ब्रेकडाउन, ब्रेकअप हो जाता है। तो करीब 50 से 52% वहां पर वायनाड में हिंदू वोटर्स हैं और वो वोटर्स भी शामिल हैं जिन्होंने राहुल गांधी के लिए वोट किया, क्योंकि अधिकांश वहां का जो हिंदू वोट है वो लेफ्ट वोट होता है। लेकिन अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि पिनराई विजयन और राहुल गांधी ने भी आपस में जंग छेड़ ली है। एनी राजा ने बार बार यही तंज कसा है कि राहुल गांधी हैं कहां। जब वहां मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हाथियों का कहर बरपा था, तो पैसा वहां से कर्नाटक से भेजा था, राहुल गांधी वहां वायनाड नहीं आए थे। तो ये इस बात को उन्होंने बार बार उठाया है और कहीं ना कहीं ये हवा भी वहां क्या फैली है कि आज शाम को 7 बजे के बाद से राहुल गांधी अमेठी की ओर कूच कर देंगे। वायनाड में मतदान के बाद जैसे ही हो जाएगा तो फिर वहां पर अमेठी की घोषणा हो जाएगी। क्या ये बात भी ग्राउंड पर है? मैं जल्दी आपसे जानना चाहता हूं, फिर हम राजस्थान की ओर रुख करेंगे। देखिए आनंद, पहली बात तो है कि कांग्रेस से अगर आप ये पूछेंगे तो वो कहेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, और जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात आई, जब हाथियों के आतंक ने यहाँ पर कई लोगों की जान ले ली, तब राहुल गांधी वो यात्रा छोड़ करके यहाँ पर आए थे। एनी राजा ने जरूर ये आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी कम आते हैं। इस बार भी राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने आए, उसके बाद एक बार प्रचार आया और तीसरी बार जब उनको आना था 23 तारीख को, उनकी तबीयत खराब हो गई, फूड पॉइजनिंग हुई और 3 दिन तक लगातार वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। दूसरा जहां तक सवाल है कि लेफ्ट काफी अच्छी तरह से चुनाव लड़ रहा है, हाँ जरूर लेफ्ट ने मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि लगभग 1.5 लाख नए मतदाता जुटे हैं। जहां तक हिंदू और मुस्लिम वोटरों की बात है, लगभग बराबर हैं, 40 से 45% के बीच दोनों हैं। लगभग 15% के आसपास क्रिश्चियन वोटर हैं। तो कांग्रेस इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ पर चुनाव जीत जाएगी। और जहां तक अमेठी का सवाल है, निश्चित रूप से एक रणनीति थी कि उत्तर भारत में जब चुनाव चरम पर पहुंचेगा और दक्षिण भारत में जब चुनाव लगभग खत्म हो जाएगा, ज्यादातर सीटों पर, केरल की बात करिए, कर्नाटक की बात करिए, उसके बाद ही अमेठी से कैंडिडेट राहुल गांधी को घोषित किया जाएगा। और उम्मीद है कि 1 या 3 मई को राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। यही प्रश्न उठता है कि सवाल खुल के शुरू में ही क्यों नहीं कह दिया, अभी बाद में एक बार मतदान ईवीएम की पेटी में लॉक हो जाएगा, उसके बाद अमेठी का प्लान अनलॉक क्यों किया जा रहा है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कई बार वहां उठाया गया, लेकिन त्रिकोणीय फाइट है, कौन कितनी सेंधमारी करेगा देखते हैं। अरुण धन्यवाद। देखिए अरुण से बचने के लिए अरुण टेंट के अंदर है वहां वायनाड में, लेकिन वहां भवानी की ओर चलते हैं जहां धूप का तो प्रकोप है ही। भवानी, आप कहां पर खड़े हैं? और जहां आप खड़े हैं वहां पर भी एक अजब किस्म की फाइट है, 13 सीटें हैं। देखिए आनंद, इस वक्त मैं बाड़मेर के अंदर हूँ, बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र बॉर्डर के पास में वो नज़दीक हूँ और यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। राजस्थान की अगर किसी एक सीट की बात की जाए जहाँ सबसे कड़ा और बड़ा मुकाबला वो बाड़मेर है, जहाँ कांग्रेस से उम्मेद आराम और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और निर्दलीय रविंद्र सिंह के बीच में, और 40 डिग्री का टेम्परेचर इस वक्त है। और आप देखिए कि इस वक्त मतदान केंद्र सामान्यतः राजस्थान में खाली होते हैं, लेकिन यहाँ आप कतार देखिए, ये कतार आपको दिखा रही है कि मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा है। अलग अलग जगह पर जो समर्थक हैं वो मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने में जुटे हुए हैं, और महिलाओं की भी आप देखिए कि केवल पुरुष ही नहीं, इस गर्मी के अंदर भी महिलाओं की कतार भी काफ़ी लंबी है। और काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कतार है कम होने का नाम नहीं ले रही है। कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटा हुआ। 1 घंटे से। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और आप मत देने के लिए आए हैं इस गर्मी के अंदर भी, क्या जज्बा है, क्या किस मुद्दे पे दे रहे हैं?
मुद्दा तो हमें कुछ नहीं है, और आपकी मर्जी से मुद्दा आपको क्या लगता है, कुछ मुद्दा है या फिर वैसे ही जोश है? जोश है, किस बात का जोश है, यही बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां कांग्रेस के उम्मीदवार और वहां के मंत्री कैलाश चौधरी से ज्यादा रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय खड़े हैं, एबीवीपी के रह चुके हैं, बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला, उन्होंने बहुत बड़ा ये राजपूत काट खेला है, और जिसकी वजह से उनकी रैलीज में इतने लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं कि सब थोड़ा हक बका गए हैं, सक पका गए हैं। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने न्यूज़ 18 इंडिया से भी खास बातचीत की और उसमें उन्होंने अपनी जीत का दावा कर दिया है। सुनिए। आप देखिए कि रविंद्र सिंह भाटी घर और घर के सामने पोलिंग बूथ, अब वोट डालने के लिए जा रहे हैं और लोग, गांव के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब रविंद्र भाटी आए, रवि आए हमारा वोट डालें। बिल्कुल, गाँव रे लोगों प्रेम है और यहाँ आशीर्वाद रे बेड़ो बेड़ो तमाम चीज़ें हो पाई है, और निश्चित तौर पर हमारे परिवार बीच में न बैठो हूँ, और बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा रो है हमारा परिवार, हमारे माता विश्वास देता है। आप 2 बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं, यूनिवर्सिटी से जीते हैं, फिर निर्दलीय विधायक बने और तीसरी बार भी निर्दलीय, आपको क्या लग रहा है? निश्चित तौर पे मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, आने वाला 4 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता अपने भाई अपने बेटे पे विश्वास जताएगी और 100% ये चुनाव जीतेंगे, और ये जीत बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता की जीत होगी, 36 कौम के लोगों की जीत। आप 26 साल के हैं, कोई कहते हैं कि आप रविंद्र बहुत तेजी के अंदर है। जाहिर सी बात है साहब, थार में हम निकले हैं, ये काला थपेड़ा हम निकले हैं, तेजी में न कोनी, पर ये क्षेत्र वास्ते तो काम करने वास्ते माना आगे आना पड़े और काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए मैं काम करूंगा, आगे आऊंगा, इतनी तादाद में युवा निकले, कहा जा रहा है वहां तो बढ़िया, बहुत बढ़िया अपसेट होने वाला है, रविंद्र भाटी आगे बढ़ के निकलने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये राजपूत कार्ड खेला है, उन्होंने कहा है कि देखिए राजपूतों को साइड कर दिया गया, ये बात कही गई और वहां पर युवा बहुत बढ़ चढ़ के निकले हैं। राजस्थान से रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश का मथुरा लिए चलते हैं आपको। देखिए खुद योगी जी कह रहे हैं कि अयोध्या और काशी का तो हमने विकास कर दिया, अब हमारा ध्यान मथुरा की तरफ है। हर रैली में योगी जी यही कहते दिख रहे हैं। मथुरा में क्या हो रहा है आपको बताते हैं। तीसरी बार अपनी दावेदारी पेश कर रही है हेमा मालिनी जी, और किस तरीके का मुकाबला होगा देखने वाली बात है। अब तक तो मथुरा में मतदान काफ़ी स्टडी और अच्छा रहा है। सीधा चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए, लाइव है हमारे साथ अमित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित बताइए क्या परिस्थिति है, कहां पर हैं आप? लवीना भी हमारे साथ हैं जी। देखिए इस वक्त हम पोलिंग बूथ पर खड़े हैं जहां से थोड़ी देर पहले जयंत चौधरी अपना वोट देकर निकले हैं। जयंत चौधरी आरएलडी की एक बड़ी ताकत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन नया गठबंधन बना है और इसी पोलिंग बूथ से वो अपना वोट देकर निकले हैं। हालांकि जो उनका कार्य क्षेत्र, उनके उम्मीदवार बागपत और दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वोटर वो यहाँ पर है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गठबंधन में आने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज उन्होंने उसी किस उम्मीदवार को वोट दिया होगा। कमोवेश 2014 में उसी के हाथों उनको मात मिली थी, मसलन की हेमा मालिनी के हाथों। तो अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, वो अपना वोट देके यहाँ से निकल चुके हैं। तो काफी कुछ यहाँ पर मथुरा में पिछले 1 महीने में राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं और जो मतदान का प्रतिशत है अब दोपहर हो गई है, थोड़ा कम हो गया है। एक जल्दी से रिएक्शन लेना चाहूंगा युवा हैं भैया, क्या सबसे अहम मुद्दे हैं मथुरा के लोगों के लिए जब आप वोट लेना है? सर, एक तो कॉरिडोर हमारे मथुरा वृंदावन में आ रहा है जैसे मालूम होगा, तो वो एक बहुत मेजर मुद्दा है। और यूपी में इस समय में जो क्राइम रेट है वो बहुत नीचे गया है, तो उस सबको देखते हुए ही वोटिंग जाएगी। तो देखिए कॉरिडोर आप जो विकास और लॉ एंड ऑर्डर, विकास और लॉ एंड ऑर्डर 2 बड़े मुद्दे हैं। लवीना, इस वक्त आप कहां पर हैं? हेमा मालिनी जी ने क्या मतदान किया है? उनका कहना है कि मैं यहां पर मथुरा के लोगों के साथ रहने आई हूं। वृंदावन में उन्होंने अपना घर भी बसाया है, वहां पर रहती हैं काफ़ी समय से, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी करती हैं। कह रही हैं मैं जाकर फिर सारे मिनिस्टर से लड़ूंगी, मथुरा के विकास की बात करूंगी। क्या आपको मोदी के साथ साथ योगी की इफेक्ट भी वहां ग्राउंड पर दिख रहा है? आनंद, देखिए सबसे पहले तो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को मैं बता दूं कि हेमा मालिनी यहां पर मतदान नहीं करती हैं, लेकिन ये बात सही है कि वो हर बार जैसा होता है आज भी वैसा हुआ।
वो पोलिंग बूथ पर जरूर पहुंचती हैं। हालांकि मैं आपको एक तस्वीर और भी दिखा देना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी है आनंद, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पहुंच रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब भी मैं दूंगी योगी इफेक्ट। लेकिन देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी, एक तरफ तो लोग हैं और दूसरी तरफ ये जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और जो बार बार हम सीनियर ऑफिसर्स के भी राउंड देख रहे हैं वो इसीलिए है कि यहाँ पर जो मतदान है वो किसी भी रूप में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना होने पाए। आनंद, जब मैंने खुद हेमा मालिनी से कल बात की थी और मैंने जब उनसे पूछा था कि आपके राजनीतिक गुरु कौन से हैं या किन्हें आप मानती हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी जो काम करते हैं उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। यानी कि ये बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि मथुरा है और राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर आप पूरे नेशन के हिसाब से देखेंगे, और इसका सीधा सीधा असर, अब क्योंकि ये कान्हा की नगरी है, मथुरा में जब कोई सबसे पहले आता है तो वो बांके बिहारी ही जाना चाहता है। इसीलिए ब्रजवासियों के जो बांके बिहारी को लेकर भाव है उसका विकास कैसे हो, पर्यटन के लिहाज से क्या काम किए जाए, ये सब कुछ ही जो लोग हैं अपने दिमाग में रखकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और यही मुझे मुद्दा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। मैं लोगों से अगर बात करने की कोशिश करूँ, कोई रिएक्शन दे, तो मैं जल्दी से आनंद आपको सुनवा देती हूँ। मतदान कर दिया है आपने? दिखाइए जरा हाथ अपना। अभी करने करने जा रहे हैं। क्या दिमाग में मुद्दा है कोई? क्या जी, यही कि देश हित के लिए हम मतदान करेंगे। और जो देश में मजबूती लाएंगे उसमें हम मतदान करने जा रहे हैं, और मजबूती के लिए। तो देश में मजबूती, मतदान, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में हर जगह गूंजता है। मथुरा में तो गूंज रहा है, क्या मेरठ में गूंज रहा है कि नहीं? क्योंकि वहां तो जिन्होंने राम का किरदार निभाया, जिनको कि सब लोग आज भी राम के रूप में देखते हैं, वही आज बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं अरुण गोविल। प्रियंका के पास चलते हैं। मेरठ में किस तरीके का टर्नआउट है? अरुण गोविल काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और जो पूर्व सांसद थे उन्होंने कहा उनका भी साथ है राजेंद्र अग्रवाल जी का। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी मेरठ के केसरगंज इलाका है। ये फैज़ आम इंटर कॉलेज है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। अभी आपको यहाँ पर थोड़ी शांति ज़रूर दिख रही होगी क्योंकि नमाज का वक्त हो चला है, तो तमाम लोग जो यहाँ वोट देने के लिए आ रहे थे अब वो पहले नमाज पढ़कर आएंगे, उसके बाद वोट देंगे। लेकिन मैं इस इलाके की अगर बात करूँ, खासतौर पर मेरठ की अगर बात की जाए आनंद, तो ये वो वोटिंग सेंटर है जो सुबह से मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा चहल पहल यहाँ पर। और लगातार जब हम बात करते हैं इस पूरे इलाके की भी, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है मेरठ, और ऐसे में यहाँ पर भी वोटर परसेंटेज है। सर, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप वोट दे आए हैं या देना है? देना था मैं। देना है? तो हाँ, लिए खड़ा था मैं। तो सर जरा पार्टी और पार्टी के नाम के बिना मुझे बताइए, कैंडिडेट के नाम के बिना बताइए, आपका मुद्दा क्या है? क्या सोच के वोट दे रहे हैं? देखिए, वोट तो हम साइकिल को दे रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि इस वक्त जो बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी के साथ महंगाई चल रही है, और पब्लिक परेशान है, सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई ना तो गरीब को कोई रोटी मिले, ना महंगाई और रोजगार, आप कह रहे हैं आपके मुद्दे। तो ये यहाँ बेरोजगारी और ये तमाम मुद्दे यहाँ पर आप देखें कि लगातार जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि इक्का दुक्का लोग अभी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चहल पहल वाला ये पूरा क्षेत्र है। खासतौर पर मैं इस वोटिंग सेंटर की अगर बात करूँ, और जिस तरीके से आपने कहा, एक इंटरेस्टिंग बात आनंद यहाँ कही जा रही है कि श्री राम का कैरेक्टर करने वाली टीवी पे ये अरुण गोविल तो है ही, लेकिन सुनीता वर्मा जिनको जो इंडिया अलायंस है उन्होंने उतारा है, उनको सबरी कहा जा रहा है। तो मेरठ में ये कहा जा रहा है कि ये राम वर्सेस सबरी का मुकाबला है। दलित वर्ग से आती है और मुस्लिम बाहुल्य पॉपुलेशन के बाद सबसे ज्यादा दलित ही यहाँ पर है। तो यहाँ कहा जा रहा है मेरठ में कि राम का सबरी से मुकाबला है। अब कहाँ जीत मिलती है वो देखना है। जी, चलिए रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रियंका। वहाँ उत्तर प्रदेश से आपको लिए चलते हैं बंगाल की ओर, जहाँ संदेश खाली मामले में सीबीआई ने एक बहुत बड़ी छापेमारी की है। बंगाल